हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम सीखेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कितने टाइप के बेसिस हैं जिसके बेसिस पे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं। अकाउंटिंग में दो टाइप के हमारे मेथड्स हैं, दो टाइप के बेसिस हैं जिसके बेसिस पे हम अकाउंटिंग करते हैं, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं। पहला है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और दूसरा है हमारा एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सर दोनों में डिफरेंस क्या है, सब सीखेंगे। चलिए एक एक करके दोनों को देखते हैं कि है क्या चीज। सबसे पहला है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग is a system in which transactions are recorded whether cash is transacted, whether received or paid. कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है, हम ट्रांजैक्शन को तभी रिकॉर्ड करते हैं जब हमारे पास पैसा आ रहा है या जा रहा है। जो लेन देन हो रही है वो पैसे में हो रही है। अगर उसमें कैश इन्वॉल्व है तभी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, अगर कैश इन्वॉल्व नहीं है तो हम उसको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये हो गया हमारा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ठीक है सर। एग्जाम्पल से समझेंगे। अभी बस इतना माइंड में रखिए कि जिसमें पैसा हमारे पास आ रहा है या जा रहा है, जहाँ पे पैसे की लेन देन हो रही है, उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। दूसरा एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन एंटर्ड वेदर कैश रिसीव्ड और नॉट। एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है, जब ट्रांजेक्शन होती है हम तभी उसको रिकॉर्ड करते हैं, चाहे उसका पैसा हमें मिला है या नहीं मिला, हमें उससे मतलब नहीं। कैश बेसिस में क्या होता है, जब पैसा मिलता है या जा रहा है तब हम जो उसको रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अक्रूवल में क्या होता है, जब ट्रांजेक्शन होती है, जब कोई लेन देन हो रही है उसी टाइम हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, ताकि चाहे पैसा उस टाइम हमें रिसीव हुआ हो या नहीं। ठीक है, ठीक है सर। इसमें जो है हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है एक्रुअल बेसिस वाले में। क्या है उसको अभी देखेंगे, उससे पहले हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है सर। मान लीजिए मेरा एक बिजनेस है, मैं परचेज करके लेके आता हूँ सामान, कैश परचेज, या आप लिख लीजिए इसको क्रेडिट परचेज। 20,000 का सामान खरीद के लाता हूँ क्रेडिट पे। परचेज कैश, और 10,000 का सामान खरीद के लाता हूँ कैश पे। क्या मतलब है इसका, मैं दुकान वाले के पास गया, उसको बोला मुझे 30,000 का सामान दे दो। उसने कहा ठीक है सर ले लो। उसने दे दिया मुझे सामान, मैंने उसको 10,000 कैश दे दिया और बोला 20,000 बाद में दूंगा, 20,000 बाद में पे करूंगा। समझ में आ रहा है, मैं दुकान वाले के पास गया सामान लेने, 30,000 का सामान लिया उससे। ठीक है, ठीक है सर। लेकिन मैंने उसको उस टाइम पे 10,000 रुपये दिए, उस टाइम पे उसको 10,000 रुपये दिए, और उसको बोला कि मैं बाकी के जो 20,000 रुपये हैं वो 2 महीने बाद दूंगा। तो क्रेडिट परचेज क्या हो गया, जो मैंने उससे क्रेडिट पे लिया है, क्रेडिट पे लिया है, जो मुझे बाद में उसको 20,000 रुपये देने हैं उसको बोलेंगे क्रेडिट परचेज। कैश परचेज, जो मैंने तुरंत उसको पैसे दिए, बात खत्म, सामान लिया पैसे दिए बात खत्म, कैश परचेज। ठीक है, ठीक है सर। सेल, अब मैंने सामान मेरे पास आ गया, अब मैं सामान को क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ। तो बेच रहा था मैं, तो एक पर्सन आया, उसने मुझे कैश दिया, कैश दिया और 15,000 का सामान लेके चला गया।
15,000 का सामान लेके चला गया। फिर एक दूसरा पर्सन आया, और बोला मुझसे कि सर मुझे सामान चाहिए बट अभी मेरे पास कैश नहीं है, मैं आपको 3 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा। मैं कहा ठीक है। उसने मुझसे खरीदा 30,000 रुपये में, और मान के चलते हैं मेरे पास कोई स्टॉक नहीं बचा, जितना मैं खरीद के लाया था उतना मैंने बेच दिया। उसके बदले में कैश कितना आया मुझे, जो मैंने कैश में सेल करी है, वो कितना 15,000 का किया है। और क्रेडिट पे कितने का सेल किया है, जिसके बदले मुझे पैसे नहीं मिले 30,000 रुपये का, वो 30,000 रुपये मुझे बाद में मिलेंगे 3 महीने बाद। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल सर। उसके बाद ये जो सारा ट्रांजेक्शन है, मान लीजिए ये जो सारा ट्रांजेक्शन है आपका, मान लीजिए 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच के हैं। ठीक है, ड्यूरिंग दैट पीरियड पूरे साल में मैंने कितने का परचेज किया, 30,000 का परचेज किया, और सेल कितने का किया, 45,000 का। टोटल परचेज 30,000 का किया और टोटल सेल 45,000 का, जिसमें से 30,000 में से 10,000 कैश परचेज है और 20,000 क्रेडिट परचेज है, जिसका पैसा मुझे अभी पे करना है। सेम सेल में 45,000 में से 15,000 मेरे पास कैश आ गया, और 30,000 रुपये मुझे अभी भी लेने हैं, जिसको मैंने बेचा हुआ है सामान। ठीक है, ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल सर, बहुत क्लियर है। अब मैंने जो दुकान रेंट पे ले रखा है, मान लीजिए दुकान को रेंट पे ले रखा है, इसका हर महीने 500 रुपया 500 रुपये पर मंथ रेंट जाता है। 500 रुपये पर मंथ रेंट जाता है। तो मैंने क्या किया, मैंने 11 महीने का रेंट दे दिया है। 11 महीने का रेंट मतलब 5,500 का रेंट मैं पे कर चुका हूं इसी साल में। बट 1 महीने का जो रेंट है वो मैंने पे किया है अप्रैल 22 में। यहाँ पे 1 महीने का रेंट पे किया है, यहाँ पे 500 रुपया यहाँ पे किया, और यहाँ पे कितना पे किया है, यहाँ से यहाँ तक 5,500 रुपये। ठीक है, ठीक है सर। अब हमें निकालना है प्रॉफिट। सिंपल रखने के लिए हमारा एग्जाम्पल यहीं तक रहेगा। अब इसमें हमें निकालना है प्रॉफिट एज पर कैश बेसिस और एज पर एक्रूअल बेसिस। सबसे पहले कैश बेसिस का देखते हैं हम। कैश बेसिस में देखिए कैश कहाँ इन्वॉल्व है, यहाँ पे परचेज कितने का किया मैंने, 10,000 का कैश में। सेल कितने का किया, 15,000 का। सेल 15,000 का। परचेज 10,000 का। सेल में से परचेज माइनस करेंगे, माइनस रेंट। मैंने कैश में कितना रेंट पे किया है, कैश में कितना रेंट पे किया इस साल में, सर 5500। 5500। तो यहाँ पे हमारा निकल के आ गया, क्या निकल के आया, 15,000 की मेरी इनकम हुई, उसमें से 10,000 का परचेज का खर्चा, जो सामान खरीद के लाया था उसका खर्चा निकाल दीजिए, कितना बचा, 5,000, और मैंने 5500 रेंट दे दिया। तो मुझे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, सर नुकसान हो गया इसमें, तो आपको 500 का लॉस हो गया। कैश बेसिस में मुझे क्या हो गया, 500 का लॉस हो गया। अब देखते हैं एक्रूअल बेसिस।
एक्रूअल बेसिस बोलता है कि जिस साल का ट्रांजैक्शन है आप उसको उसी साल में रिकॉर्ड कीजिए। जिस साल का ट्रांजैक्शन है आप उसको उसी साल में रिकॉर्ड कीजिए। सेल टोटल कितनी करी है मैंने इस साल में? पूरे साल में मैंने सेल कितनी करी है, चाहे कैश हो या क्रेडिट हो? सर 45,000 की। वेरी गुड। परचेज कितनी करी है मैंने? परचेज कितनी करी है सर? 30,000 की। और पूरे साल का रेंट का खर्चा कितना है? पे कितना किया वो मतलब नहीं है, पूरे साल का खर्चा कितना होता है? सर एक महीने का 500 रुपया है तो पूरे साल का 12 महीने होते हैं सर, 6,000 रुपया खर्चा होता है। आप हम पे कर रहे हैं या नहीं, या पैसा रिसीव हो रहा है या नहीं, ये मतलब नहीं है। एक्रूअल में क्या होता है, कैश की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ट्रांजैक्शन कब हो रही है वो इंपॉर्टेंट है। ट्रांजैक्शन कब हो रही है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे रेंट हम कितना लेंगे? 6,000। रेंट कितना लेंगे? 6,000। अब यहाँ पे प्रॉफिट निकलेगा लॉस निकलेगा? 45 में से 30 गया 15,000, उसमें से 6 गया 9,000 रुपये। यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आया पूरे साल का 9,000 रुपये। तो देखिए ये डिफरेंस है आपका। कैश बेसिस में हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में जिसमें कैश इन्वॉल्व है। कैश नहीं है हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो कब रिकॉर्ड करेंगे सर? जब कैश में लेन देन होगी। जैसे मैंने कोई एसेट खरीदा क्रेडिट पे, तो उसको हम कैश बेसिस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कब रिकॉर्ड करेंगे? जब उसका पैसा पेमेंट करेंगे तब रिकॉर्ड करेंगे। कोई सामान खरीद के लेके आया क्रेडिट पे, हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कब रिकॉर्ड करेंगे कैश में? जब हम उसको कैश पे करेंगे या कैश पे करके ला रहे हैं तब रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है? ठीक है सर। एक्रूअल में क्या होता है? एक्रूअल में उस साल की जो भी ट्रांजैक्शन है उसको हम तभी रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है? जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, मैं दुकान वाले के पास गया, उसको बोला कि मुझे कोई सामान चाहिए था, मैंने ले लिया। दुकान पे ही, दुकान पे ही, ठीक है, मैंने उसे दुकान पे ही सामान ले लिया, उसने दुकान पे ही मुझे हैंड ओवर कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? मैंने सामान कहाँ ले लिया? दुकान पे ही ले लिया। और उसको मैंने बोला कि मैं पैसे 1 महीने बाद दूंगा। अब मैं रास्ते में सामान लेके जा रहा था, मैं गिर गया, सामान टूट गया। अब मैं क्या दुकान वाले को बोल सकता हूँ कि भाई रास्ते में गिर गया टूट गया मैं पैसे नहीं दूंगा? नहीं बोल सकता। क्यों? सेल कहाँ पे हो गई? सर दुकान पे ही हो गई थी। सेल कहाँ पे हो गई थी? दुकान पे ही हो गई थी। अब सेलर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उसको जो करना है वो आप, सामान आपका हो चुका था। ठीक है, पहला केस ये है। दूसरा केस, मैंने दुकान वाले को बोला कि सामान घर पे पहुंचा दो। मैंने से जो सामान दुकान वाला था उसको मैंने क्या बोला कि सामान मुझे घर पे पहुंचा दो। अब सेलर सामान लेके घर आ रहा था, मैंने पैसे नहीं दिए थे। सेलर दुकान वाला क्या कर रहा था? सामान लेके घर लेके आ रहा था मेरे, रास्ते में गिर गया, सामान टूट गया। तो क्या दुकान वाला घर आके मुझसे पैसे मांग सकता है कि पैसे दो, सामान रास्ते में टूट गया था? नहीं। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक थी सर? घर तक थी, घर तक लाके छोड़ने की थी। तो इस केस में सेल कब बुक करेगा वो? सर जब घर पे डिलीवर कर देगा सामान को, वहां पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होगी। तो क्लियर है? ये मैंने आपको ऐसे एग्जांपल दिया ताकि समझ में आए कि ट्रांजैक्शन कैसे होता है और कब बुक करना है हमें। एक्रूअल में कब बुक करना है? जब ट्रांजैक्शन हो रहा है। जैसे सेल के केस में, सेम परचेज के केस में भी होएगा। रेंट का है, पूरे साल में 12 महीने है, हर महीने का रेंट 500-500 रुपया है, तो साल का कितना हो गया? 6,000 रुपये। अब मैं चाहूं तो इसका एक साथ पेमेंट कर दूं, मतलब नहीं। पेमेंट मान लीजिए 6 महीने का किया, 6 महीने का पेमेंट अगले साल कर रहा हूं, तो भी इस साल का मेरा खर्चा तो 6,000 ही रहेगा। तब भी इस साल का खर्चा तो मेरा 6,000 ही रहेगा ना। मैं जो पेमेंट अगले साल करूंगा 3,000 रुपये का 6 महीने का, रिलेटेड तो इसी साल का खर्चा है वो। बिल्कुल सर।
लेकिन अगर मैं कैश बेसिस में रिकॉर्ड करता तो सिर्फ 3,000 रुपये ही रिकॉर्ड करता है, जितना मैंने इस साल पे किया है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है बेसिक कि कैश बेसिस में जिन भी ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व है हम सिर्फ उनको रिकॉर्ड करते हैं। एक्रूअल बेसिस में ट्रांजैक्शन कब हुई वो इम्पोर्टेंट है, और साल के जो भी ट्रांजैक्शन है हम उसको उसी साल में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ठीक है सर, चलिए। चलिए इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए। मिस्टर ए गिव्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट हिज इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। मिस्टर ए हैं, उन्होंने अपनी इनकम और एक्सपेंस की डिटेल दी है। इनकम मतलब जो पैसा आ रहा है रेवेन्यू की, और एक्सपेंस मतलब खर्चे की, 31 मार्च 22 की जो कि एंड हो रहा है। एक्सपेंस पेड, पूरे साल में 1,60,000 का खर्चा पे किया है उन्होंने। क्या किया है? खर्चा किया नहीं है, खर्चे का पैसा दिया है। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस इंक्लूडेड इन 160। जो 1,60,000 है उसमें 40,000 ऐसा है जो कि आने वाला जो साल है उसका भी हमने 40,000 इसी साल पे कर दिया है। आने वाले साल का, जैसे कि अभी 2023 चल रहा है, सॉरी ये 2022 की बात कर रहा है, तो इसमें इन्होंने क्या किया कि 2023 का भी पेमेंट इसी में ही 40,000 का एडवांस पेमेंट कर दिया। तो इसका क्या ट्रीटमेंट होएगा अभी देखेंगे। एक्सपेंसेड नॉट येट पेड, 20,000 का कुछ ऐसा खर्चा था जो कि अभी भी पे नहीं हुआ है, जो कि अभी भी पे नहीं हुआ है जबकि पे होना चाहिए था। ठीक है, ठीक है सर। इनकम रिसीव्ड, पूरे साल में 2,40,000 इनकम रिसीव हुई। पूरे साल में 2,40,000 इनकम रिसीव हुई। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इंक्लूडेड इन 240 30,000। उस इनकम में जो 2,40,000 में 30,000 ऐसा है जो कि आने वाले साल का एडवांस में हमें इनकम मिल गई है। किसी पार्टी ने दे दिया कि लो एडवांस में पकड़ो, सामान मुझे अगले साल देना। अब इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। और लास्ट इनकम नॉट एट रिसीव्ड, और कुछ ऐसी इनकम थी जिसको हमने सेल तो कर दिया लेकिन उसका भी पैसा नहीं मिला है। तो हमें इसमें प्रॉफिट निकालना है एज पर कैश बेसिस और एज पर एक्रूअल बेसिस। चलिए निकालते हैं। इधर कैश कर लेते हैं और इधर एक्रूअल। कैश बेसिस में देखते हैं पूरे साल में हमें पैसा कितना मिला है। पूरे साल में हमें पैसा कितना मिला है, ये मिला है। ये खर्चा हुआ है पूरे साल में 1,60,000 का हमने पेमेंट किया है खर्चे का, इतना कैश पेमेंट किया है इस खर्चे का। इनकम रिसीव्ड, और इतना हमें रिसीव हुआ है पूरे साल में। पूरे साल में कितना रिसीव हुआ है? 2,40,000। ये पैसा मिला है लेकिन वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इसका मतलब नहीं है इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है। इसमें ये वाला पैसा भी 30,000 इसमें इंक्लूड है, तो मतलब नहीं है इसका। इनकम नॉट येट रिसीव्ड, इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, कैश इन्वॉल्व नहीं है, तो ये हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। तो कैश बेसिस में पूरे साल में हमें कितना इनकम रिसीव हुआ जी सर? 2,40,000। पूरे साल में कितना इनकम रिसीव्ड हुआ? 2,40,000। और कितना खर्चा हुआ? खर्चा हुआ नहीं, खर्चा पे किया। कितना खर्चा पे किया सर? 1,60,000। 80,000। ये निकल के आ गया मेरा प्रॉफिट। ठीक है, कैश बेसिस में कितना प्रॉफिट निकला, कितना हमें पैसा मिला, कितना गया, माइनस कर दो, निकल गया इसमें कैश बेसिस में प्रॉफिट। अब आते हैं एक्रूअल बेसिस पे। अब आते हैं एक्रूअल बेसिस पे, अब ध्यान से समझिएगा।
ये क्या है हमारा, ओहो, ये हमारा पूरा एक साल है, 1 अप्रैल 21 से लेकर 31 मार्च 22। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं सर? हमें इनकम रिसीव हुई कितनी, 2,40,000। ठीक है, जिसमें से 30,000 अगले साल का था, फाइनेंशियल ईयर 22-23 का था, अगले साल का था। 30,000 इस साल से रिलेटेड नहीं था। एक्रुअल बेसिस में क्या देखते हैं, जो इस साल से रिलेटेड, जिस साल की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उसी साल के ट्रांजेक्शन्स को हमें रिकॉर्ड करना है। तो 30,000 इस साल का नहीं है, अगले साल का है। ठीक है, एडवांस में हमें इनकम मिल गई है तो हम इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, ठीक है सर। और इनकम नॉट एट रिसीव्ड, 24,000 ऐसी इनकम थी जिसका पैसा आना अभी भी बाकी था। पैसा मिला नहीं है, पैसा आना अभी भी बाकी था। तो इनकम कौन से साल की है सर, इनकम तो इसी साल की है, तो इसको ऐड कर देंगे हम। तो ये निकल के आ जाएगा मेरा, कितना हो गया, इसमें से 30 गया, 240 में से 210, और उसमें इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, 234। इस साल की इनकम कितनी हो गई एक्रुअल बेसिस पे, दो 234 की। अब आते हैं एक्सपेंस के ऊपर, अब आते हैं एक्सपेंस के ऊपर। एक्सपेंसेस पेड, पूरे साल में हमने कितने का कैश पे किया खर्चे के ऊपर, 1,60,000, 1,60,000, जिसमें से 40,000 जो हमने खर्चा किया वो इस साल से का नहीं था, अगले साल होएगा, अभी खर्चा हुआ नहीं है, लेकिन हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया। खर्चा भी हुआ नहीं है लेकिन हमने उसको एडवांस में दे दिया कि अगले साल आगे भाई कर दियो। तो इस साल का ट्रांजैक्शन नहीं है ये, जो खर्चा है वो इस साल का नहीं है, अगले साल का है, तो अगले साल में देखेंगे, तो यहाँ से हटा देंगे इसको। ठीक है, ठीक है सर। एक्सपेंसेस नॉट येट पेड, कितना, 20,000। और 20,000 का कुछ ऐसा खर्चा हुआ था जिसका हमने अभी तक पेमेंट नहीं किया। तो खर्चा कौन से साल का है सर, इसी साल का। पेमेंट हुआ नहीं हुआ उससे हमें मतलब नहीं, खर्चा इस साल का है तो हमें इसी साल में रिकॉर्ड करना है, तो इसको ऐड कर देंगे 20,000। तो ये कितना हो गया, 1,60 में से 40 गया, 1,20, और ये हो गया 1,40। एक्सपेंस हो गया 1,40। प्रॉफिट कितना निकल के आया, 96,000, 96,000। आराम से समझिए क्या किया हमने। सॉरी, यहाँ पे आएगा आपका 94, 94,000। ठीक है, तो क्या किया हमने, कैश बेसिस में सिर्फ वो वाले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करे जिसमें कैश इन्वॉल्व है। कितना पैसा हमें इस साल में मिला, उसमें से कितना हमने
इस साल में पे किया, माइनस कर दिया, प्रॉफिट निकल के आ गया। एक्रूअल में क्या किया, इस साल के जो भी ट्रांजेक्शन है सिर्फ उन्हीं को ही रिकॉर्ड किया। अगर हमें एडवांस में पेमेंट आ गया है अगले साल का तो हम उसको लेस करेंगे। कोई ऐसी इनकम जिसका पेमेंट आना बाकी है और बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। कोई ऐसा खर्चा जिसकी पेमेंट हम कर चुके हैं लेकिन अगले साल का है, उसको माइनस कर देंगे खर्चे से। कोई ऐसा खर्चा जिसका पेमेंट हमें करना बाकी है, जो कि इस साल में हुआ लेकिन खर्चा अगले साल में होएगा, तो उसको माइनस कर देंगे। कोई ऐसा खर्चा जो कि इस साल हुआ और उसका पेमेंट अभी तक नहीं किया, तो खर्चे को इसी साल में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। एक्रूअल में क्या है, कैश मिला नहीं मिला हमें उससे मतलब नहीं है, ट्रांजैक्शन इस साल का है, हमें इसी साल में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, ठीक है सर। चलिए अब एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ कैश बेसिस देख लेते हैं क्या है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है। कैश बेसिस का एडवांटेज क्या है, ये सिंपल है। जितना कैश आया उसमें कितना कैश गया माइनस कर देंगे, प्रॉफिट आ जाएगा। दिस अप्रोच इज मोर ऑब्जेक्टिव, वेरी फ्यू एस्टिमेट एंड जजमेंट आर रिक्वायर्ड। इसमें कोई ज़्यादा कुछ एस्टिमेट जजमेंट का कुछ होता नहीं। जहाँ जहाँ कैश इन्वॉल्व होता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं और उससे प्रॉफिट निकाल लेते, तो इतना कोई इसमें दिक्कत होता नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है, नुकसान क्या है, कि इससे हमारा जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो एक्यूरेट नहीं होता, जो होना चाहिए वो निकल के नहीं आता। क्योंकि मान लीजिए मैंने 4 साल का इकट्ठा पेमेंट कर दिया, 4 साल का इकट्ठा पेमेंट कर दिया, तो मुझे तो लॉस आ जाएगा, जबकि उसमें 1 साल का ही मुझे खर्चा लेना चाहिए था। ठीक है। मान लीजिए ये 3 साल है, मान लीजिए ईयर 1 2 3। इस साल में मेरी इनकम हुई 50,000 रुपये, इसमें भी 50,000 रुपये, इसमें भी 50,000 रुपये। ठीक है, ठीक है सर। खर्चा, ये जो इनकम हो रही है इसका भी मान लीजिए मुझे कैश नहीं मिला, कैश नहीं मिला, और खर्चा हो रहा है मान लीजिए 20,000 रुपये, मैं कैश में खर्चा कर रहा हूँ, कैश में खर्चा कर रहा हूँ। तो एक्रूअल बेसिस में तो आपका प्रॉफिट निकल जाएगा 30,000, कोई इशू नहीं है। ठीक है। लेकिन जब कैश बेसिस पे आएंगे तो यहाँ पे तो मुझे पैसा अभी मिला ही नहीं है, ना ये पैसा मिला है, ना ये मिला है, ना ये मिला है। तो कैश बेसिस में हर साल 20,000 का लॉस आ जाएगा, हर साल 20,000 का लॉस आ जाएगा कैश बेसिस में। ठीक है। और जब मान लीजिए चौथे साल में इसको कैश रिसीव हो जाता है 3 साल का, तो 1.5 लाख यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब 20,000 मान लीजिए फिर खर्चा होता है कुछ, तो यहाँ पे इसका प्रॉफिट आ जाएगा 1,30,000। और मान लीजिए 50,000 यहाँ पे भी सेल करता है बट कैश इसको अभी नहीं मिला है, जबकि इसका प्रॉफिट निकल के आना चाहिए था 30,000, लेकिन इसका प्रॉफिट कितना निकल के आएगा, 1,30,000। क्यों, क्योंकि 3 साल का पैसा इकट्ठा इसको इसी साल में मिल रहा है। तो ये डिफरेंस है, ये नुकसान है कि ये जो कैश बेसिस जो है हमारा ट्रू और फेयर व्यू नहीं दिखाता है, एक्यूरेट प्रॉफिट नहीं दिखाता है जो हमारा बिजनेस का है। ठीक है, ठीक है सर। चलिए अब आते हैं एक्रूअल बेसिस के फायदे और नुकसान क्या हैं। फायदे ये हैं कि ये थोड़ा साइंटिफिक मेथड है और लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं, ये ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इतना आसान नहीं है जैसे कैश बेसिस में कैश आया और गया, माइनस कर दो प्रॉफिट निकाल लो। ये इतना सिंपल नहीं है, इसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है और अकाउंटिंग प्रोसेस थोड़ा टिपिकल है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ठीक है सर। थैंक्स, आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है या कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है,
आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए।